चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, कल हमने आपके चैप्टर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर चुका हूँ। इसका नाम मैंने आपको बता चुका, विद्युत क्षेत्र है। हमने कुछ टॉपिक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी आपको दे चुका हूँ। हमने कुछ 5 टॉपिक कल हमने पढ़े थे अच्छी तरह। इनमें से पहला टॉपिक था विद्युत आवेश किसे कहते हैं, दूसरा था आवेशों के प्रकार, तीसरा था वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, चौथा था हमारे पास विद्युतदर्शी, जिस मशीन के द्वारा हम लोग विद्युत आवेशों को देखा था, और पांचवा हमने पढ़ा था आवेश का मात्रा। देखिए, ये 5 बेसिक चीज़ थे। ये इंट्रोडक्शन के तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन चैप्टर की जहाँ से अच्छी तरह शुरुआत होती है, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होते हैं, वो होते हैं गुणधर्म। और चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ परिचय के अंदर कि हम लोग इसमें आवेशों के मध्य बल और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है टॉपिक नंबर 6। आप सभी जानते हैं 5 टॉपिक कल क्लियर हो चुके हैं, और आज टॉपिक नंबर 6 और 7 क्लियर हो जाएगी। तो विद्युत आवेशों के गुणधर्मों के लिए हम लोग सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विद्युत आवेशों में 4 गुणधर्म होते हैं। ठीक है, आवेश किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को दिखाता है। देखिए, हर किसी भौतिक राशि की कोई ना कोई गुणधर्म, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। वैसे विद्युत आवेश की क्या है, भौतिक राशि है। ये कौन सी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, ये भी अपने गुणधर्मों को रखती है। मैं आपको चारों गुणधर्मों के बारे में बता रहा था। देखिए, चारों गुणधर्मों को पहले मैं हिंट के रूप में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट वाइज। पहला गुणधर्म होता है आवेशों की योज्यता का नियम, दूसरा गुणधर्म होता है आवेशों की निश्चलता का नियम, तीसरा गुणधर्म होता है आवेशों के संरक्षण का नियम, और चौथा गुणधर्म होता है आवेशों का क्वांटीकरण का नियम। ठीक है, और आज इन्हीं चारों गुणधर्मों के बारे में हम धीरे धीरे व्याख्या करने वाला हूँ। तो आप पहले गुणधर्म पर ध्यान दीजिए। हमारा पहला गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। मैं आपको बता चुका हूँ योज्यता का मतलब क्या होता है, योग का। ठीक है, और योग को इंग्लिश में कहते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी में एक शब्द छुपा हुआ है ऐड। ऐड का मतलब होता है योग करना, अर्थात जोड़ना। आप समझ गए होंगे, योग का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना। अब बात करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। मैं इसे ओरली और मौखिक रूप से आपको पहले बोल के सुनाना चाहता हूँ कि योज्यता नियम के अनुसार किसी भी निकाय या तंत्र में आवेशों का कुल मान उसमें बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई बात समझ में? आप अपने नोट्स में पढ़ के देखिए, उसकी परिभाषा लिखी होगी, और उसी चीज को मैं आज आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस नियम के बारे में और जानकारी। तो अब बात आती है कि हम लोग योज्यता का नियम अप्लाई क्यों करते हैं, नियम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। भाई, हमसे कोई पूछ सकता है कि हमने योज्यता का नियम ही क्यों लगाया, कोई और नियम इनमें यूज क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण, पहली बात, निकाय पर आवेश का कुल मान पता करना कि आवेश का किसी भी निकाय पर कुल मान कितना है। भाई, कोई निकाय है जो अलग अलग प्रकृति के आवेशों को ले रहा है, दे रहा है, लेकिन हमें उसका कुल मान नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, योज्यता नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेश का कुल मान पता करने के लिए हम इस नियम को लगाते हैं। और इसका दूसरा मुख्य कारण है निकाय पर आवेश की प्रकृति को पता करने के लिए कि वो निकाय किस प्रकृति का है, वो उदासीन प्रकृति है, ऋणात्मक प्रकृति का है, या धनात्मक प्रकृति का है। तो इस प्रकृति को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवेशों की योज्यता नियम को अप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में? तो आप ये 2 कारण, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये दोनों कारण उसे समझा सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डायग्राम। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आप इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस तरीके से हम योज्यता के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस निकाय में +4Q लिखा हुआ है। देखिए, धनात्मक प्रकृति ये दिखा रही है कि उस निकाय पे आवेश आ रहा है। आई बात समझे? धनात्मक चिन्ह जो है वो आवेशों की आने के मान को दिखा रहा है। ऋणात्मक प्रकृति जो है आवेशों के ऋणात्मक मान को, यानी कि निकलने हुए मान को। यहाँ पर आप धनात्मक ऋणात्मक का मान इस तरह से नहीं लेंगे कि भाई ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, इस तरह से नहीं है। प्लस का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस निकाय या तंत्र को आवेश मिल रहा है, और ऋणात्मक मान ये माइनस का साइन ये दिखाई दे रहा है कि आवेश का मान निकल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे किस निकाय में हम लोग किस तरीके से योज्यता का नियम अप्लाई कर सकते हैं। योज्यता का नियम अप्लाई क्या करेंगे, आप इस निकाय के बीजगणितीय योग कर देंगे। ठीक है, बीजगणितीय योग जैसे आप करेंगे इसका, तो आपको इसका निकाय के कुल मान निकल आ जाएगा। और बीजगणितीय योग करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि +4Q आपके सामने लिखा हुआ है, -3Q जो आवेश है वो 3 कूलॉम आवेश इससे बाहर जा रहा है, तो आप इसे भी इसमें जोड़ देंगे।
प्लस 5q है, तो यहाँ भी आपके लिए ये जोड़ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लस 4q और 5q मिलकर 9q हो जाता है, जो कि प्लस में है, और माइनस 3q ये माइनस के होने की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आवेश का मान बचता है 6q बचता है। इसका मतलब अभी भी निकाय के पास धनात्मक प्रकृति मौजूद है और इसके पास अभी भी आवेश है। ये निकाय तंत्र अभी भी आवेश को संग्रहित करके रखा हुआ है। अगर यह शून्य हो जाता तो इसका मतलब क्या होता, ये निकाय या तंत्र उदासीन अवस्था में चला जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण से समझा सकता हूं, अगर देखिए प्लस 4q आवेश इस पर आता है और माइनस 4q आवेश इससे निकल जाता है, तो क्या होता है बीजगणित करने पर प्लस 4q और माइनस 4q हो जाने की वजह से शून्य आवेश इस पर आता है। इससे क्या पता चलता है कि निकाय तंत्र कैसी प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का। आई बात समझ में आपको? तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी निकाय तंत्र में आवेश का कुल मान और उसकी प्रकृति को पता करने के लिए हम योज्यता के नियम को अप्लाई करते हैं, जिसका प्रथम गुणधर्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम द्वितीय गुणधर्म के बारे में। चलिए आगे चलते हैं हमारे 6.2 टॉपिक पर, गुणधर्म नंबर 7। आपको पहले भी बता चुका हूँ 4 गुणधर्म होते हैं और अभी भी मैंने आपको प्रथम गुणधर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह पढ़िए, वीडियो को अच्छी तरह सुनिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब बात करते हैं गुणधर्म नंबर 2 के बारे में। पहले हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग लिखी हुई है, विद्युत आवेशों की निश्चितता का नियम। देखिए इसमें भी निश्चितता शब्द छुपा हुआ है। निश्चितता का मतलब जो शब्द है वो निश्चित है, सर्टेनिटी, कॉन्स्टेंट। तो बात क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ और डिटेल में बता देता हूँ। पहले तो निश्चितता का नियम अप्लाई क्यों किया जाता है, ठीक है, अप्लाई करने का कारण क्या है। तो आवेशों का जो वेग है, किसी भी वस्तु कण का जो वेग है, क्या उसकी आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है या आवेश के मान पर निर्भर करता है? समझ में आया? निश्चितता का नियम अप्लाई क्यों करते हैं? हमें ये पता करने के लिए कि क्या किसी कण पर उपस्थित आवेशों का कुल मान उस कण के वेग पर निर्भर करते हैं या नहीं करते, कि आवेश के कुल मान उसमें वेग पर निर्भर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब आप आपको समझने के लिए पहले इसकी परिभाषा को मैं आपको बता देता हूँ, आपको ओरली समझा देता हूँ कि निश्चितता के नियम के अनुसार क्या होता है। चलिए दोबारा से देखते हैं। निश्चितता के नियम के अनुसार किसी भी कण पर उपस्थित आवेश का कुल मान Q, यहाँ पे जो Q है वो चार्ज है, आवेश, अर्थात कोई कण ले लिया, मान के चलो हमारे पास कोई कण है A, ठीक है, उस पर उपस्थित आवेश का कुल मान, ये जो Q है उस पर उपस्थित आवेश का कुल मान है। निश्चितता नियम ये कहता है कि उस कण के वेग के समानुपाती नहीं होता, अर्थात निर्भर नहीं करता। तो आप लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये निश्चितता का नियम हो जाता है कि जरूरी नहीं होता कि आवेश का, किसी कण पर उपस्थित आवेश का कुल मान उस कण के वेग पर निर्भर करता है, ये जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप नोट्स में मैंने ये क्लियर नहीं किया है, नोट्स में मैं आपको उदाहरण नहीं दिया हुआ क्योंकि किताब में कहीं भी उदाहरण नहीं आता, लेकिन मैं आपको फिर भी उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 द्रव्यमानों के, अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुएं ली गई है। पहले जो वस्तु ली गई है, जो कण लिया गया है m1 द्रव्यमान का, उसका जो आवेश है उसका मान है 2 कूलम और उसका वेग जो दिखाई दे रहा है वो 4 है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो दूसरा आवेश है लिया गया है वो 4 कूलम का आवेश उपस्थित है m2 द्रव्यमान वाले कण पर, लेकिन उसका वेग केवल 2 है। तो इससे पता क्या हो रहा है कि वेग का मान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये कोई जरूरी नहीं कि आप कण पर आवेश का मान बढ़ाने पर उस कण का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, या कण का आवेश का मान घटाने पर उसका वेग का मान घट जाता है। आई बात समझ में? तो निश्चितता का ये नियम ये कहता है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का कुल मान उसी कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, इसी को कहते हैं निश्चितता का नियम। लेकिन निश्चितता का नियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको समझनी है, वो है विशिष्ट आवेश। कई बार एग्जाम में हमारे पेपर में पूछ ली जाती है, 1 या 1.5 आधे नंबर की परिभाषा आ जाती है, वो पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट आवेश की जो परिभाषा है निश्चितता के नियम के अंतर्गत ही आती है, इसके अंदर ही आप विशिष्ट आवेश की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहूँ कि किसी भी कण या वस्तु पर आवेश का कुल मान और उसी कण या वस्तु का द्रव्यमान के अनुपात को ही उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण विधि आती है ये कि ये विशिष्ट आवेश कण के वेग पर निर्भर करता है। देखिए कण का जो आवेश है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विशिष्ट आवेश कण के वेग पर निर्भर करता है। और विशिष्ट आवेश की परिभाषा बनती है कि कण का कुछ आवेश और उसके कण के संपूर्ण द्रव्यमान के अनुपात को ही कण का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है,
ठीक है, तो मैं एक बार और बोल के आपको सुना देता हूँ कि किसी कण पर उपस्थित कुछ आवेश और कण का कुल द्रव्यमान के अनुपात में उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु को कहते हैं कि विशिष्ट आवेश का मान वेग पर v पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? लेकिन जो आवेश का कुल मान है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि विशिष्ट आवेश का मान वेग का मान आवेश का मान कण के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं गुणधर्म नंबर 3 के बारे में। ठीक है, मैंने आपको दोनों गुणधर्मों के बारे में बता चुका हूँ। गुणधर्म नंबर प्रथम था योज्यता का नियम, और गुणधर्म नंबर सेकंड है हमारे निश्चितता का नियम, और गुणधर्म नंबर 3 आता है जिसका नाम है आवेशों के संरक्षण का नियम। देखिए, इस नियम को आप कई भौतिक राशियों में पढ़ चुके हैं। आपने दूसरी भौतिक राशियों में पढ़ी होंगी, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने छोटी क्लासों में सबसे पहले पढ़ लिया होगा। ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में आपने कई बार जाना होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है आपको? जिस तरीके से ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक उसी तरीके से इस नियम को भी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। आवेशों का संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय तंत्र का जो कुल आवेश होता है उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। आई पसंद है? उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में दिया जा सकता है। जबकि आवेशों के नियम को या आवेशों के कुल मान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इस नियम को कहते हैं आवेशों के संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेशों के संरक्षण नियम को कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उनमें से मैंने 2 उदाहरण जो आपके बुक में लिखे हुए हैं वही लिए हुए हैं, और भी 1-2 उदाहरण मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले 2 उदाहरणों की बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ये 2 एक आवेशित कण होते हैं जिनपे एक कण पर ऋणावेश होता है और दूसरा एक धनात्मक आवेशित कण होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की प्रकृति असमान होने की वजह से यहाँ पर जब टक्कर होती है तो उदासीन प्रकृति बनती है, और रिएक्शन के पूर्ण होने के बाद, अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद फोटोन बनते हैं, गामा रेज बनती है जिन्हें आप फोटोन कहते हो, जो कि आवेश रहित होती है। एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, गामा रेज जो होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो जिनकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन। ये उदासीन होती है, अर्थात इनपे किसी भी तरह का आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होती हैं। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो अलग अलग धनात्मक प्रकृति के थे, टकराने के बाद उनकी प्रकृति उदासीन हो जाती है, और रिएक्शन होने के बाद जो उनसे निष्कर्ष या फल प्राप्त होता है, जो अभिकर्मक प्राप्त होता है, वो गामा फोटोन होते हैं, जिनकी प्रकृति या जिन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। वो किस प्रकृति के होते हैं? उदासीन, उनमें आवेश नहीं होता। इसका मतलब है क्रिया के प्रारंभ में भी ये क्रिया उदासीन थी, और क्रिया के बाद भी जब अभिकर्मक प्राप्त हुआ है या जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो भी उदासीन या आवेश रहित है। इस प्रकार देख सकते हैं हमने आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। जितनी भी हमारी दैनिक जीवन में रेडियोधर्मी क्षय या नाभिकीय अभिक्रियाएं चलती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी इसी तरीके का यूज होता है। ठीक है, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देखूं आपके सामने मौजूद है। जैसे यूरेनियम का एक जो आवेशित कण है उसको जब तोड़ा जाता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा, तो आप देख सकते हैं यूरेनियम जो है परमाणु क्रमांक 92 का है, जिसका परमाणु आवेश 238 होता है। टूटने पर ये थैलियम और हीलियम 2 आवेशित कणों में बट जाता है। अब आपको थोड़ा सा मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि यूरेनियम की जो प्रथम अवस्था थी तब उसके पास कुल आवेश का मान आपके पास 92 कूलाम था, इसका मतलब 92 कूलाम आवेश मौजूद था। लेकिन जब इस यूरेनियम के कण को तोड़ा जाता है तो आवेश या अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी जो हम देखते हैं कि कुल आवेश का मान बढ़ चुका है, लेकिन कुल आवेश का मान बढ़ने के बाद योग किया गया, योज्यता का नियम लगाया गया, तो जोड़ने पर हमें क्या मिला कि जो थैलियम है उस पर आवेश का मान 90 है, और जो हीलियम है उस पर आवेश का मान 2 है। दोनों को जोड़ने पर हमने जब उसका कुल मान निकाला तो वो भी क्या निकला? विनिमय निकला, 92 कूलाम निकला। इससे क्या पता चलता है कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरा तरीका आवेश को बनाया नहीं गया, या आवेश का मान बढ़ा नहीं, कम नहीं हुआ, केवल उसको बदला गया, स्थानांतरित किया गया। जो यूरेनियम के पास विनिमय कूलाम आवेश था वो टूट कर 2 हिस्सों में 90+2 हीलियम और थैलियम में बढ़ चुका है, लेकिन आवेश का मान खत्म नहीं कर सके। विनिमय कूलाम आवेश को हमने कम नहीं किया ना ही ज्यादा किया। इससे पता चलता है कि आवेश संरक्षण नियम लागू होता है, किसी भी निकाय तंत्र में विद्युत आवेश संरक्षण नियम लागू होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणधर्म नंबर 4। आपको एक बार और बता देता हूँ, हमने गुणधर्म नंबर पहला पढ़ा था योज्यता का नियम, दूसरा क्या पढ़ा? आवेशों के
निश्चितता का नियम, और तीसरा अभी भी हम पढ़ा है हम लोगों ने आवेशों के संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ चुके हो, तो आवेशों के संरक्षण नियम भी उतना ही आसान है, ठीक है, उसका परिभाषा बिल्कुल उससे मिलती है। अब बात करते हैं आवेशों के क्वांटीकरण नियम के बारे में। देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आपको समझनी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वांटीकरण होता क्या है, और आपको क्वांटीकरण समझने से पहले इसमें छोटे छोटे मान, छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी। जैसे क्वांटीकृत क्या होता है, क्वांटम प्रकृति क्या होती है, और क्वांटम किसे कहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इसके नियम के साथ। देखिए भौतिक राशियों का वितरण होता है, भौतिक राशियों को बांटा जाता है, समझ में आया ना। भौतिक राशि हमारे जीवन में बहुत साफ भौतिक राशियाँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के अंदर, और अन्य भौतिक राशियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन मूल राशि भौतिक राशियाँ 7 तरह की होती हैं। और उन भौतिक राशियों में भी कुछ दो प्रकृति की होती है, एक सदिश राशि भौतिक राशि होती है, एक अदिश भौतिक राशि होती है। लेकिन भौतिक राशियों का वितरण करना इस नियम के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि भौतिक राशियों को किसी तंत्र या निकाय में किस तरीके से बांटा जाता है, या किस तरीके से किसी तंत्र या निकाय में भौतिक राशि दी जाती है। तो मैं एक बार बोल के आपको सुनाता हूँ, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर, आप एक शब्द सामने समझना, मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। सतत ना होकर, ठीक है, सतत ना होकर विभक्त होता है। विभक्त का मतलब है टुकड़ों में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करते हो, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांटते हो, किसी भौतिक राशि को दे रहा है। जैसे एक मानो विद्युत धारा है, एक भौतिक राशि है। अगर आप किसी आवेश या किसी साधन में, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत आवेश देना चाहते हो, तो आप उसकी मान को सतत ना देकर अगर टुकड़ों में देते हो, कुछ पीरियड वाइज देते हो, कुछ समय के अंतराल में देते हो, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्वांटीकरण। आई बस मैं आपको एक बार और दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी भौतिक राशि का मान का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण सतत माने लगातार ना होकर विभक्त माने टुकड़ों में होता है। मैं आपको एक बार और लिख देता हूं ब्रैकेट में, विभक्त माने टुकड़ों में होता है, अंतराल के साथ होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्वांटम प्रक्रिया कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का वो मान, देखिए यहाँ पे मान होता है, भौतिक राशि के मान को कहते हैं क्वांटम। भौतिक राशि के मान को कहा जाता है क्वांटम। वो मान जो कि क्वांटीकरण प्रक्रिया में प्रदान किया गया है। जैसे आपने 2 कूलाम आवेश दिया, तो यहाँ पे 2 कूलाम आवेश क्या होगा, क्वांटम मान होगा। उस भौतिक राशि का विद्युत धारा का जो 2 कूलाम आवेश मान है वो हो जाता है क्वांटम। और जो वो प्रक्रिया जिसमें कि क्वांटम को प्रदान किया जाता है, अर्थात उन छोटे छोटे मानों को टुकड़ों में दिया जाता है किसी भी तंत्र या निकाय को, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं आप लोग क्वांटीकरण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं क्वांटम प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्वांटम प्रकृति के बारे में। मैं आपको 2 चीजें बता चुका हूँ, क्वांटीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, क्वांटम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम प्रकृति का। तो प्रकृति का मतलब आप जानते हो इंग्लिश में नेचर का आता है। देखिए हर किसी वस्तु या तंत्र या निकाय का एक प्रकृति होती है, एक कोई ना कोई उसका नेचर होता है। अर्थात भौतिक राशियों का भी अपना एक नेचर होता है। कुछ भौतिक राशियों को आप सतत देते हो, लगातार देते हो, जैसे विद्युत धारा का मान लगातार चलता रहता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें आप तोल कर देते हो, नाप कर देते हो, ठीक है, लेकिन टुकड़ों में देते हो। जैसे आप लोग किसी द्रव को नाप कर देते हो, जैसे आधी किलो, 1 किलो, कोई भी चीज आप देते हो, आप टुकड़ों में देते हो या नाप कर देते हो या टुकड़ों में विभक्त करते हुए देते हो। तो भौतिक राशि की ऐसी प्रकृति जिसमें क्वांटम मान यूज किया जाता है, अर्थात टुकड़ों का मान यूज किया जाता है, तो वो प्रकृति कहलाती है क्वांटम। आई बस में ये भौतिक राशि की प्रकृति होती है, वो भौतिक राशि जिसे टुकड़ों में बांटा गया, समझ में आया। ऐसी भौतिक राशि जिसे टुकड़ों में बांटा गया, उस टुकड़े में बांटी गई प्रकृति को ही उस भौतिक राशि की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो एक बात हम दोबारा से बात करते हैं, वो होती है क्वांटम, ठीक है। रिपीट कीजिए मेरे साथ आप सब लोग, आप लोग उसे एक बार और समझ लीजिए। क्वांटम क्या है, मान, भौतिक राशि का मान। मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ, क्वांटम क्या है, भौतिक राशि का मान। क्वांटीकरण क्या होता है, इसमें एक दूसरी परिभाषा है क्वांटीकरण, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंदर उस मान को दिया गया। आई बात समझ में। क्वांटम क्या है, भौतिक राशि का वो मान जिसे कि बांटा गया, और क्वांटीकरण क्या है, वो प्रक्रिया जिसमें कि किसी भी भौतिक राशि को बांटा जा रहा है, उस प्रक्रिया को तो क्वांटीकरण कहेंगे। और जिस क्वांटीकरण की प्रक्रिया में जिस भौतिक राशि मान को बांटा जा रहा है, उस मान को कहते हैं क्वांटम, और उसकी प्रकृति को कहते हैं हम लोग क्वांटम प्रकृति। आई बात समझ में। उस भौतिक राशि की प्रकृति को हम कहेंगे क्वांटीकृत प्रकृति। आइए, ठीक है।